Hello students, welcome you all to a free learning platform CVT India powered by Let's Study India. Myself सुभाषी और हम बात कर रहे हैं हमारे यूनिट बायोटेक्नोलॉजी के पहले चैप्टर जो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेसेस, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपका पिछला लेक्चर आपने देखा होगा तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थे जिसमें हम आपको बताए हुए थे कि आरडीएनए कैसे बन रहा है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए के स्टेप्स कैसे हो रहे हैं, वो डायरेक्ट आपके स्टेप से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सिर्फ स्टेप्स के जो नाम है उनसे ही, जैसे आइसोलेशन किया, उसके बाद उनको फ्रेगमेंट्स में तोड़ा, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बेसिस पे, साइज की बेसिस पे अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डाले, मैट्रिक्स क्या यूज हो रहा है, एग्रोस जेल जो यूज हो रहा है, तो ये सारी चीजों की बेसिस पे हमने बताया था आपको कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आज हमें टॉपिक डिस्कस करना है जिसमें आपको पढ़ना है पीसीआर टेक्निक, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म है उनके वो हम जानेंगे, जिसमें आ रहा है आपका कंपिटेंट होस्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था कल की क्लास में, अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था। फिर उसको क्या किया था, एक पार्ट तैयार करके उसे एक बैक्टीरिया के अंदर ग्रो कराया था, जिससे हमें जो ऑफस्प्रिंग यानी आगे जो प्रोजेनी मिलने वाली थी उन सारे के अंदर कैसा स्ट्रक्चर पाया जा रहा था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला ही, यानी फॉरेन डीएनए, यानी हमें जो डिजायरेबल जीन चाहिए था सिर्फ और सिर्फ वही पाया जा रहा था, क्योंकि हमने उन्हें क्या एक ऐसे ही मीडियम में ग्रो कराया था, एक ऐसे ही जीन को डाला था उनके अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब रेप्लिकेट करके जो अंदर प्रोजेनी न्यू जनरेशन की आई है उनके अंदर क्या चीजें पाई गई, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला पार्ट था वही पाया गया। लेकिन आपने उस बैक्टीरिया को कैसे उसके लिए कॉम्पिटेंट बनाया है, आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए उनका जीन तो आप ऐसे ही छोड़े हुए हो, ठीक है, उनके अंदर जो है वो तो है, लेकिन आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए उनके अंदर इंसर्ट करा रहे हो, तो ऐसे ही आप किसी के अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं करा सकते। ठीक है, उसके कुछ क्राइटेरिया है, उनको देखते हुए आप इंसर्ट कराते हो। तो वो हमें पढ़ना है कि हम कैसे किसी पर्टिकुलर होस्ट को इसके लिए कॉम्पिटेंट करते हैं। तो इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड competent to take up the DNA। अब आप ये सोचो कि मैम हम इंजेक्शन की हेल्प से बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए ट्रांसफर कर दे, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप उन्हें देख ही नहीं सकते। तो इंजेक्शन की हेल्प से उनके अंदर हमारी बॉडी अगर होती, हमारे बॉडी में ट्रांसफर करना होता तो वो थोड़ा इजी होता, क्योंकि हम क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, हम नेकेड आई से तो हम आराम से दिख सकते हैं ना, तो इंजेक्शन की हेल्प लेना नॉर्मल है, लेकिन वो बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया को कैसे आप ग्रो करा सकते हो, कैसे उनके अंदर माइक्रो इंजेक्शन लगा सकते हो, नहीं हो सकता। तो उन्हें एक ऐसे मीडियम जहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ऐसे ही मीडियम में ग्रो कराया जाता है। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, उनके जो एटमॉस्फेयर में आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बीच, मान लो एक हमने पेट्री डिश लिया, उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जितने हैं वो डाल दिए, अब इनमें ही हमने एक बैक्टीरिया को डाल दिया। बैक्टीरिया क्या करेगा, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, तब तो ये बैक्टीरिया के अंदर जाएगा और फिर जाके बैक्टीरिया क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर कैसे इनके लिए कॉम्पिटेंट होता है वो चीज है हमें जाननी है। तो दिस इज डन बाय ट्रीटिंग विथ डाइवैलेंट कटायन, जो कि है कैल्शियम। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये चीज याद रखना है कि डाइवैलेंट कटायन यानी कैल्शियम के ऊपर +2 की चार्ज होती है ना, कटायनिक फॉर्म है हमें लेना है, लेकिन डाइवैलेंट, इसलिए हम कैल्शियम का यूज करते हैं। दूसरा, इंक्यूबेटिंग बैक्टीरिया सेल विथ आरडीएनए ऑन आइस, हम बैक्टीरिया सेल और आरडीएनए दोनों को इंक्यूबेट करके आइस पे छोड़ देंगे, ठीक है, बर्फ पे। फिर उन्हें देंगे हम हीट शॉक एट 42 डिग्री सेल्सियस, उनको 42 डिग्री सेल्सियस आइस पे छोड़ा, आइस से तुरंत उतारा और उन्हें 42 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ दिया। अब ऑब्वियस सी बात है 42 डिग्री सेल्सियस काफी गर्म है। ठीक है, आप ये गर्मियों की सीजन स्टार्ट हो गई ना, जहां 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा वहां आपकी फिर कितनी हाई गर्मी वाला सीजन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले आइस पे रखा, देन हीट शॉक दिया, देन अगेन क्या करेंगे, हम आइस पे रखेंगे। तो इस बार बार टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से क्या होगा, उनके जो अंदर कुछ पावर होती है वो जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो आरडीएनए को आसानी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कि हम कैसे किसी पर्टिकुलर होस्ट को कॉम्पिटेंट करते हैं आरडीएनए के लिए। पहले क्या किया, उनको एक डाइवैलेंट कैटायन के साथ ट्रीट किया, एक डाइवैलेंट कैटायन लिया, कैल्शियम लिया मान लो, और उनको उन्हीं में छोड़ दिया। उसके बाद
हम आरडीएनए और बैक्टीरिया जो भी हम लेंगे उनको क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए आइस पे इंक्यूबेट कर देंगे। उसके बाद आइस से उतार के तुरंत हम उन्हें 42 डिग्री सेल्सियस का, ये टेम्परेचर रेंज याद रखना, 42 डिग्री सेल्सियस का हीट शॉक देंगे, फिर वापस हीट से हटाएंगे, फिर आइस पे रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू वो पर्टिकुलर जो होस्ट होता है वो कॉम्पिटेंट हो जाता है आरडीएनए के लिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन इस पॉइंट से बनते हैं, ये जो चारों पॉइंट है, तो चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है। अब अदर क्या प्रोसेसेस है, माइक्रो इंजेक्शन, नाम में ही है इंजेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है हम इंजेक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कराएंगे। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इंजेक्शन हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि पहली चीज वो यूनिसेलुलर होते हैं, दूसरी चीज वो हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकते। तो माइक्रो इंजेक्शन का यूज हम नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल पे करते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल के, याद रखना प्लांट सेल की बात नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है, क्योंकि प्लांट के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एज कंपेयर टू एनिमल काफी हार्ड होते हैं। आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड होते हैं, तो आप उनमें निडल इंसर्ट करोगे तो वो तो वैसे ही टूट जाएगी। तो डीएनए कहाँ से अंदर एक से दूसरे में ट्रांसफर हो पाया, नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में हम क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से हम आरडीएनए को उस पर्टिकुलर बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, याद रखना डायरेक्ट कहां हमने किया है, उसके पर्टिकुलर स्किन पे नहीं, न्यूक्लियस पे, क्योंकि हमारे जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कहां बैठे हैं, अंदर न्यूक्लियस के अंदर है, तो हमें वही ट्रांसफर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोलिस्टिक गन या जीन गन। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपका पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, क्या होता है जीन गन, नाम से ही समझ आ रहा है गन। ठीक है, ये प्लांट सेल में यूज किया जाता है। अगर प्लांट सेल को आरडीएनए को प्लांट सेल में ट्रांसफर करना है तो हम बायोलिस्टिक या जीन गन की हेल्प से करते हैं। होता क्या, इसमें बम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विथ आरडीएनए। मान लो ये क्या है, गोली। ठीक है, इस गोली के ऊपर क्या है, हमने आरडीएनए की कोटिंग कर दी गई है। ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या है, हमारा आरडीएनए। और जैसे आपने मूवी वगैरह में तो देखा होगा पिस्टल कैसे यूज करते हैं, गन कैसे यूज करते हैं, डायरेक्टली हम प्लांट सेल पे उसको तुरंत शॉट करेंगे और फाइनली, क्योंकि गोली के साथ हमने, और याद रखना वो पर्टिकुलर जो माइक्रो पार्टिकल्स है वो किसका बना होता है, गोल्ड और टंगस्टन का। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, और उसके ऊपर कोट होता है हमारा आरडीएनए। तो इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझ आ रहा है ये पर्टिकुलर प्लांट है और ये हमारा गन है। इस गन की जो गोली होती है वो किसकी बनी होती है, गोल्ड या टंगस्टन की, और उनके ऊपर कोटिंग की जाती है आरडीएनए की। तो जब हम इन्हें शॉट करते हैं तो वो डायरेक्ट प्लांट के सेल में चले जाते हैं, और क्योंकि गोल्ड और टंगस्टन का है तो वो ऐसा कोई खास रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये प्रोसेस की बात हमने पिछले क्लास में भी की थी, एक बार वापस से देख सकते हैं आप। ये सारे के सारे प्रोसेस को कौन से पहले हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, ये पूरे के पूरे स्टेप मार्क्स आपके देते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे स्टेप आएंगे, उसमें कुछ आगे पीछे होगा तो आपको करेक्ट स्टेप देखना होगा कि क्या क्या प्रोसेस थे। ठीक, पहले क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे कौन सा डिजायरेबल कैरेक्टर था, कौन सा नहीं था। उसके बाद हम क्या करेंगे, कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या करेंगे, हम डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वाले लोकेशन पे कट करेंगे। फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, ये वाली टॉपिक अभी आपको पढ़नी है पीसीआर के बारे में, जहां पे हमने जो कट किया है जो पोर्शन वो तो हमारा डिजायरेबल जीन होगा। ठीक है, वो तो हमें मिल गया। अब लेकिन उनका एक से काम नहीं बनने वाला, उनको हम कई सारी कॉपीज उनकी तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। उसके बाद इंसर्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू द होस्ट सेल, ये हमने ऑलरेडी अब भी डिस्कस किया है। ठीक है, कि कैसे हम किसी होस्ट सेल में उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करा सकते हैं। अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो कॉम्पिटेंट पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं। अगर वो एनिमल सेल है तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन करेंगे। अगर वो प्लांट सेल है तो विद द हेल्प ऑफ बायोलिस्टिक या जीन गन करेंगे। इसके बाद ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, और हमारा जो नया जीन आएगा वो
ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस आपकी हैं, जिनमें से अभी आपको पढ़ना है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए में होता क्या है, टू ब्रेक द सेल वॉल। ठीक है, एक नॉर्मल वे में हम पढ़ते हैं कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए करने के लिए पहले तो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होगा उसकी सेल वॉल होगी, उस सेल वॉल को हमें तोड़ना होगा। अगर प्लांट है तो प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या है, सेलुलेज। ठीक है, तो उससे क्या होगी, उस पर्टिकुलर प्लांट की सेल वॉल रप्चर हो जाएगी। बैक्टीरिया अगर है तो क्या यूज करते हैं, लाइसोजाइम। प्लांट है तो सेलुलेज, फंजाई है तो काइटिनेज, क्योंकि काइटिन का बना होता है। टू रिमूव आरएनए, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, डीएनए चाहिए, ना ही आरएनए चाहिए ना ही प्रोटीन चाहिए, हमें सिर्फ डीएनए चाहिए। तो उस डीएनए को लेने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो भी पार्ट होगा उनके अंदर क्या डाल देंगे हम, आरएनएज या राइबोन्यूक्लियस। जैसे हम राइबोन्यूक्लियस एंजाइम डालेंगे वो क्या होंगे, जितने उनके आरएनए कंपोनेंट है वो खत्म हो गए, डाइजेस्ट हो गए। इसी तरह प्रोटीएज डालेंगे तो उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस में जो प्रोटीन का पार्ट होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो फाइनली बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ डीएनए। तो हम इस तरह करके डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, चिल्ड इथेनॉल इज यूज्ड टू प्रेसिपिटेट द प्यूरिफाइड डीएनए। ये याद रखना है, जो भी हमें डीएनए मिला है उसको प्यूरिफाई करने के लिए, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, चिल्ड इथेनॉल। ठीक है, CH3CH2OH फॉर्मूला याद रखना है, वो चीज आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ये पार्ट जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है ना, यही हमारा क्या है, डीएनए है। ठीक है, क्लास 12 में अभी तो नहीं पता, पहले आप लोग को एक्सपेरिमेंट कराया जाता था। ठीक है, कि हम कैसे बनाना की हेल्प से उनके जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को हम इंट्रोड्यूस कर पाते थे, फाइनली हम देख पाते थे। ठीक, उसको चिल्ड इथेनॉल की हेल्प से याद रखना। इसमें चिल्ड इथेनॉल यूज हो रहा है। एग्रोज जेल कहाँ यूज किया गया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। यहाँ पे हम चिल्ड इथेनॉल यूज कर रहे हैं। वहां पे हमने क्या यूज किया था, इथियम ब्रोमाइड। यूवी रेज के आने की वजह से ऑरेंज कलर की बैंड दिख रही थी। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जिससे नाम है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 5 स्टार 10 स्टार जितना स्टार बनाना है बना लो, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर से यहाँ के पॉइंट से 100% का क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन्स या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग 2 सेट्स ऑफ primer, small chemically synthesized oligonucleotide that are complementary to the region of DNA and the enzyme DNA polymerase। यहाँ पे हमें दो चीजों की जरूरत है। ठीक है, एक चीज है हमारी क्या, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर की जरूरत है। एक है हमारा स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक है हमारा ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या करता है, दैट आर कंप्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। हमने जो भी रीजन डीएनए का चूज किया था उसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर प्रेजेंट होता है हमारा ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड में। और दूसरा हमारा एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। नाम से ही चीजों को समझ लो आप। पॉलीमरेज यानी क्या कर रहा है, पॉलीमर्स तैयार कर रही है डीएनए की। डीएनए की कॉपी को कौन तैयार कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो हमें PCR टेक्निक में 2 तरह के प्राइमर यूज करने होते हैं। एक है हमारा ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो कि क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रखता है हमारे डीएनए का। दूसरा है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि मान लो आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट का क्या करना है, कॉपी तैयार करनी है, मल्टीपल कॉपी तैयार करनी है। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर भी तो चाहिए। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हमारा होगा ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का, जो नंबर ऑफ कॉपीज बनाते जाएगा और उन्हें पॉलीमर्स की तरह जोड़ने का काम करेगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब ये 3 स्टेप होते हैं PCR टेक्निक्स में। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ये 3 स्टेप है। पहला है हमारा डीनेचुरेशन, दूसरा है एलिनेशन, तीसरा है एक्सटिंक्शन। ठीक है, हमें यूज क्या क्या करना होता है, प्राइमर्स का यूज करना होता है, जो हमने 2 तरह के प्राइमर पढ़े। और एक क्या यूज करना होता है, डीएनए पॉलीमरेज इन द फॉर्म ऑफ टैग पॉलीमर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स।
ठीक है। डीएनए पॉलीमर प्राइमर एक है हमारा, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर क्या था, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, और दूसरा क्या है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, जो बेसिकली हम यूज क्या करते हैं डीएनए पॉलीमरेज के फॉर्म में, टैग पॉलीमरेज, ठीक है। अब आप देखो हो क्या रहा है, हमें जिस पर्टिकुलर सेगमेंट का एम्प्लीफिकेशन चाहिए यानी कॉपी चाहिए, पहले उस सेगमेंट को क्या करेंगे, आइसोलेट तो करेंगे, छाटेंगे तो कि हमें कौन सा सेगमेंट चाहिए। अब हमें क्या करना होगा, डीनेचुरेशन करना होगा, ठीक है। डीनेचुरेशन यानी उनके बीच की जो बॉन्डिंग है उनको तोड़नी होगी, ठीक। उनके बीच की बॉन्डिंग, डीनेचर मतलब ये आपका क्या है, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब आपको इनको सिंगल सिंगल फॉर्म स्ट्रैंड में चेंज करना है। इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं डीनेचुरेशन, क्योंकि इस फॉर्म में क्या है, डीएनए ने अपना नेचर खो दिया, अब ये डीएनए की तरह बिहेव थोड़ी कर रहा है, ठीक। अब हमने क्या किया, प्राइमर का यूज किया, जो हमारा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड था जिसके पास क्या प्रेजेंट था, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, उसको इंट्रोड्यूस किया। तो इस स्ट्रैंड के खिलाफ इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग तैयार होगी, इस स्ट्रैंड के लिए इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग तैयार होगी। याद रखना 3' से 5' है तो दूसरा वाला स्ट्रैंड क्या होगा, 5' से 3', अपोजिट चलता है, ठीक। अब इसका क्या करेंगे हम, एक्सटेंशन, हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसी एक रीजन में डाला है, अब वो चीज क्या होगी, एक्सटेंड होगी। एक्सटेंड किसकी हेल्प से होती है, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से, जिसको डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प आप फॉर्म में यूज क्या कर रहे हो, टैग पॉलीमरेज, ठीक है। इस टैग पॉलीमरेज की हेल्प से ये पूरा का पूरा पार्ट का क्या बनना लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनना तैयार हो जाएगा। और फाइनली 30 साइकिल के बाद हमारा 1 मिलियन टाइम्स क्या होगा, एम्पलीफाइड जो हमारी मल्टीपल कॉपीज होंगी वो तैयार हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ 30 साइकिल के बाद 1 बिलियन हमारे जो कॉपीज होंगी वो तैयार होगी। सोचो 30 साइकिल हम चलाएंगे तो 1 बिलियन कॉपीज तैयार हो रही है, तो कितना फास्ट रिएक्शन है और कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर किसी आपको एक पार्ट को उसके एम्पलीफिकेशन के फॉर्म में किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना हो। मान लो अगर सपोज करो कोई ऐसी दवा बनाई गई जिसके बाद आपको कोई बीमारी नहीं होती, ठीक है, ऐसा हालांकि अभी तक कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, फ्यूचर में कुछ ऐसा हो, तो फिलहाल बस इतना एज ए एग्जांपल याद करो आप कि अगर कोई ऐसी दवा इंट्रोड्यूस कराएगी, किसी कोई ऐसा हमें जीन मिल गया जिसके अंदर ये कैपेसिटी है या ये स्ट्रेंथ है कि वो आगे किसी भी डिजीज को कॉज होने नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, उस डिजीज उस पर्टिकुलर जीन को क्या करेंगे, पहले आइसोलेट करेंगे, फिर उनको पीसीआर की हेल्प से क्या करेंगे, उनकी मल्टीपल कॉपीज करेंगे। तो अगर, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक, तो अब ऑब्वियस सी बात है इतना ज्यादा पॉपुलेशन है तो अगर हम एक एक स्टेप करके करते तो बहुत टाइम लग जाता, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ पीसीआर टेक्निक्स में 30 बार साइकिल चलानी है। 30 बार साइकिल चलाएंगे तो अप्रॉक्स 1 मिलियन टाइम्स हमारे जो कॉपीज होंगे वो तैयार हो जाएंगे, यानी एक से क्या हो गया, 1 बिलियन हो गया सिर्फ और सिर्फ 30 साइकिल में, ठीक है। तो सारे प्रोसेस समझ में आए। डीनेचुरेशन कब हो रहा है, एलिनेशन में कब होता है। एलिनेशन का मतलब हमने डीएनए में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिससे उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग तैयार हो गई। तीसरा है हमारा एक्सटेंशन, जिसकी हेल्प हमको लगती है, किसकी हेल्प लगेगी यहाँ पे, टैग पॉलीमरेज की। तो याद रखना आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, टैग पॉलीमरेज आर यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन। एलिनेशन आपका, डीनेचुरेशन और एक्सटेंशन तीनों दिया होगा, तो तीनों में से आपको पता है कौन सा प्रोसेस यूज होता है टैग पॉलीमरेज के टाइम, एक्सटेंशन, ठीक है। वो नंबर्स को यानी लेंथ को क्या करता है, एक्सटेंड कर देता है, ठीक। अब ये टैग पॉलीमरेज एक्चुअल में इतना जब इंपॉर्टेंट है तो ये है क्या वो भी जान ले। इट इज अ डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया थर्मस एक्विटस। टैग ये था, T for thermus, Q for aquaticus, which remains active during the high temperature। और इस बैक्टीरिया की खासियत क्या है कि ये हाई से हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहते हैं, ठीक है। ये आराम से, वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो उस टाइम हीट कितनी ज्यादा जनरेट होती है, ये उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेते हैं, ये हीट स्ट्रॉम वगैरह सब कुछ झेल लेते हैं, ठीक है। तो ये टैग पॉलीमरेज में थर्मस नाम आ रहा है, तो ये याद रखना कि कितना भी ज्यादा हीट होगा ये एब्जॉर्ब कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाते हैं। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billions time, that is 1 billion copies are made।
मेनी टाइम्स में आपको याद रखना है कितना टाइम्स हो रहा था, 30। ठीक है, 30 साइकिल अगर हम चलाएं इस पूरे प्रोसेस की तो हमें 1 बिलियन कॉपीज मिलके तैयार हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ processes before it is ready to marketing in a finished product. The process include downstream का मतलब हमने सब कुछ तैयार कर लिया, ठीक है, सारे जो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था वो बनके तैयार है। अब उन्हें मार्केट में जाने से पहले, जैसे नॉर्मली किसी फैक्ट्री में जब कोई नया प्रोडक्ट बनके तैयार होता है तो उसको मार्केट में लाने से पहले उसको बहुत सारे स्टेप से गुजारा जाता है कि वो सारे स्टेप को अगर उसमें सर्वाइव कर जा रहा है, उसमें फिट एंड फाइन है, तब जाके उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि लाइफ का खतरा होता है। मार्केट में जाने के मतलब क्या है, अब लोग उसको परचेस करेंगे, ठीक, और परचेस करेंगे तो यूज भी करेंगे, और यूज करेंगे तो अगर वो हमारे लिए खतरनाक हुआ तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मार्केट में ले जाने से पहले हम उसे बहुत सारे स्टेप से गुजारते हैं, जिसमें पहला है सेपरेशन, दूसरा है प्यूरिफिकेशन, तीसरा है एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, चौथा है क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग, और पांचवा है क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। सॉरी, ये 5 स्टेप क्या क्या है? पहला है सेपरेशन, ठीक है, हमें क्या करना है, छांटना है कौन सा एक्चुअल में काम का है, कौन सा काम का नहीं है। दूसरा है प्यूरिफाई करना, ठीक है, छांट लिए उसको प्यूरिफाई करेंगे कि एक्चुअल में वो जितनी चीजें हमने ली है वो सारी की सारी सही मैनर में अरेंज हो जाना। तीसरा है एडिंग प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव को ऐड करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? खराब होने से बचाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसे, क्योंकि मार्केट में जाने के बाद पता नहीं लोग उसको कब खरीदे कब नहीं खरीदे, तो उतने टाइम तक वो सही से रहे, खराब ना हो, इसके लिए प्रिजर्वेटिव का ऐड करना जरूरी है। तीसरा क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग, ड्रग्स का उस पर ट्रायल किया जाता है कि हम जिस चीज के लिए उसको बनाए हैं वो ड्रग का वो जो आपका डोजेस है वो झेल पा रहा है या नहीं झेल पा रहा है। और पांचवा है क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग। तो ये 5 स्टेप आपको सिर्फ और सिर्फ नाम की बेसिस पे याद रखना है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में 5 स्टेप्स क्या थे, ठीक है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो पहला है सेपरेशन, ठीक है, दूसरा क्या था, प्यूरिफिकेशन, एसपी, एसपीपी, फिर सी और क्यू, एसपीपी सी क्यू, ऐसे याद करो, ठीक है, सिंगल सिंगल। एस फॉर सेपरेशन, पी फॉर प्यूरिफिकेशन, फिर अगेन पी फॉर क्या है, प्रिजर्वेटिव, ठीक है, उसके बाद क्या है, सी फॉर क्लिनिकल टेस्टिंग, और लास्ट में हमारा क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। तो क्लिनिकल टेस्टिंग में ऑब्वियस सी बात है क्लिनिक, क्लिनिक किसके लिए यूज वर्ड हो रहा है, ये वर्ड नॉर्मली आपके मेडिकल फील्ड में यूज होता है। तो क्लिनिक में याद रखना ड्रग्स का यूज करते हैं क्लिनिकल ट्रायल में, और लास्ट हमारा क्वालिटी टेस्टिंग में तो उसकी क्वालिटी देखा जाता है, ठीक है। अगला है हमारा बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में क्या होता है, टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज, द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर वेयर अ लार्ज वॉल्यूम यानी अप्रॉक्स 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसीड वॉज रिक्वायर्ड। अगर हमें उस पर्टिकुलर कॉपीज की 100 से और सिर्फ 1000 तक की वैल्यू चाहिए, इतने लीटर में अगर चाहिए होता है तो हम क्या यूज करते हैं, बायोरिएक्टर की हेल्प लेते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर स्टीयरिंग टाइप, याद रखना है सबसे कॉमनली यूज क्या है, स्टीयरिंग यानी घुमाने वाला, ठीक है, ये सबसे कॉमन यूज बायोरिएक्टर है। अब बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर achieving the desirable product by providing the optimal growth condition, temperature, pH, substrate, salt, vitamins, oxygen। ये सारी चीजें जो आप देखे हो, ये बायोरिएक्टर का मतलब क्या है, इस बायोरिएक्टर में ये पर्टिकुलर एक वेसल्स है, बर्तन टाइप का है, ठीक है, एक जार है जिसके अंदर एज इट इज, जैसा बॉडी के अंदर टेम्परेचर होता है वैसे ही उस रिएक्टर का टेम्परेचर होता है। सारे के सारे जितने भी कंडीशन है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो पीएच स्केल हो, चाहे वो सबस्ट्रेट हो, चाहे सॉल्ट हो, चाहे विटामिन या ऑक्सीजन ही क्यों ना हो, सब कुछ मैनर्ड वे में होता है, जिसकी वजह से हमें जो कॉपीज मिलके तैयार होने वाली है, जो आगे की चीजों में मिलने वाला है, यानी जो रिजल्ट आने वाला है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट होने वाला है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले कि बायोरिएक्टर यूज करने के लिए क्या
मतलब उनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है क्या था, तो ये ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो मिल सके। ठीक है, उस डिजायरेबल प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर ऑप्टिमल टेम्परेचर या ऑप्टिमल कंडीशन कौन प्रोवाइड कराता है? बायोरिएक्टर। ठीक, ये है हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम। अब इस डायग्राम में एक चीज आप ध्यान रखना कि इनके जो आपको यह लेबलिंग दिख रही है वो लेबलिंग, क्योंकि स्टीयरिंग टाइप, स्टीयरिंग मतलब जैसे मिक्सी जार होता है ना, वैसा ही कुछ। यहाँ पे कल्चर्ड ब्रॉथ, फ्लैट ब्लेडेड इम्प्लायर, फोम बेकर्स एंड मोटर। अगर आप किसी चीज को बार बार घुमाते हो, जैसे लस्सी बनते कभी देखा है? ठीक है, देखा ही होगा कभी ना कभी, नहीं देखा होगा तो एक बार आज बना लेना। ठीक है, गर्मी का सीजन है, दही नुकसान भी नहीं करेगी, बना के देखना। जब उसको मथते हो, ठीक है, उसको स्टीयर करते हो, तो वहां पे ऊपर की तरफ क्या फोम बनना शुरू होता है। ठीक, तो उसी फोम को क्या हमने बोला है? फोम ब्रेकर। ब्रेकर का मतलब उस फोम को वो अलग अलग करेगा। ठीक, मोटर, ऑब्वियस सी बात है, घुमाने के लिए मोटर की तो जरूरत पड़ेगी। एसिड एंड पीएच कंट्रोल, कितना एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए, यानी पीएच कंट्रोल करने का जो जिम्मा है वो इस प्रोसेस में है। स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, स्टीम की भी जरूरत पड़ेगी, वाटर की भी जरूरत, लेकिन वाटर की नहीं, इन द फॉर्म ऑफ वेपर की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन हम देखेंगे कि एक्चुअल में इस पर्टिकुलर चैप्टर जो इतना इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन कैसे बने हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज बीन इनकरेक्टली, ये वर्ड याद रखना, मैच्ड विद द फंक्शन। इनमें से क्या गलत है? लाइगेज क्या करता है? मॉलिक्यूलर ग्लू है, चिपकाता है, सही बात है। ठीक है, आपस में सारे सेगमेंट्स को जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम ही कर रहा है, तो ये तो सही है। दूसरा, इंडोन्यूक्लियस क्या करता है? केमिकल स्कैपल है। ठीक है, केमिकल स्कैपल का काम कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? छाटने का काम कर रहा है। स्कैपल का आप यूज कब करते हो? जब उसको हटाना पड़ता है। ठीक, तो वो तो कर रहा है इंडोन्यूक्लियस। तीसरा, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? जॉइन न्यूक्लियोसाइड। नहीं, यहाँ पे एक स्पेलिंग में गलत है, एस की जगह अगर टी होता तब सही हो जाता, लेकिन ये क्या बोल दिया? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड की जगह सिर्फ न्यूक्लियोसाइड बना है। और आपको पता है न्यूक्लियोसाइड किसे बोलते हैं? आपके नाइट्रोजनस बेस के पार्ट को जब आप शुगर से ऐड करते हो तो वो पार्ट कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो होता है न्यूक्लियोटाइड। तो हमारे जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? न्यूक्लियोटिडिक फॉर्म है ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बोला, यही गलत हो गया। आरएनए पॉलीमरेज जॉइन न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहाँ पे इसने न्यूक्लियोटाइड वर्ड यूज किया इसलिए सही है। तो आपका तीसरा वाला ही ऑप्शन क्या है? क्योंकि ये ऑप्शन गलत है इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन भी यही होगा। इनकरेक्टली बोला था ना। नेक्स्ट है द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये कल की क्लास में हमने पढ़ा था। कौन सा आइसोलेट किया गया था पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? तो वो था हिंद। सेकेंड देख लो कहाँ है ऑप्शन में, इको R1 नहीं, BMHI नहीं, हिंद थर्ड गलत, हिंद सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है which of the following represent the correct palindromic sequence recognizing eco R first? eco R first में यहां पे एक चीज ऐड कर लेना, ठीक है। eco R first में क्या है? करेक्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, हमने बोला था कल ही की क्लास में कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हम आपको छाटना बताएंगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अगर आप इसकी कॉपी तैयार करते हो तो G, ठीक है, T की जगह A, उसके बाद क्या आएगा? लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 5 डैश से 3 डैश है और दूसरा वाला भी 5 डैश से 3 डैश है, और ऐसा होता नहीं है। एंटी पैरेलल भी अरेंज होना चाहिए, तो ये तो वैसे ही खट गया, खत्म हो गया काम इसका। इस पर्टिकुलर में अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है? 5 डैश से 3 डैश है, 3 डैश से 5 डैश है। पहला स्टेप तो सही हो गया। दूसरा स्टेप आपको इसमें क्या चूज करना है कि G का C और C का G। क्या पीछे और आगे दोनों इसके मैनर में वो सेम बेस पेयरिंग हो रही है क्या? वो बात तो सही है, लेकिन ये एरो लगने का मतलब क्या है कि यहां से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना स्टार्ट, यानी यहाँ पे हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेंगे।
आपने पढ़ा था कल ही कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कभी भी 20 से नहीं काटते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, वो हमेशा कॉर्नर, थोड़ा सा अवे, स्लाइटली अवे होके तब कट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 20 से कट कर रहा है इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, आपके थर्ड वाले कोई ऑप्शन में क्या दिया है, थर्ड वाले ऑप्शन में अगेन सी का क्या बनेगा, सी का बनेगा जी, टी का बनेगा ए, टी का बनेगा ए का टी, टी और सी। आगे से अगर आप पढ़ रहे हो तब भी आ रहा है, पीछे से अगर आप पढ़ रहे हो तब भी आ रहा है, यानी ये करेक्ट। तो एक प्रोसेस तो हो गया। दूसरा प्रोसेस में आपको देखना है कि यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो कट हो रहे हैं वो प्रोसेस सही है क्या या नहीं। तो यहाँ पे जी और ए के बीच से कट हो रहा है, स्लाइटली अवे है, मिडिल पास से कट नहीं हो रहा है, और यहाँ नीचे वाला स्ट्रैंड भी साइड से ही कट हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा थर्ड क्या है, सही होता हुआ दिख रहा है। फोर्थ वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं। 5 ये तो वैसे ही गलत है, अगर आप इसको आगे से और पीछे से पढ़ोगे तब भी ये सही नहीं है। आगे से अगर इसको आप बनाना शुरू करो तो जी का क्या बनेगा, सी, सी का जी, सी का जी, जी का सी, टी का ए एंड ए का टी, ये बनेगा। तो ये पीछे से और आगे से क्या पढ़ने पे सेम हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, इसलिए ये तो वैसे ही छट गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन थर्ड। द एबिलिटी टू ट्रांसफर नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस, कल की लेक्चर हमने इसी पे खत्म की थी। एनिमल की बात अगर किया था तो रेट्रोवायरस था जो नॉर्मल सेल को कैंसरस बताने का काम करता है, और प्लांट की अगर बात करें तो क्या था, एग्रोबैक्टीरियम जिसके अंदर टीआई प्लाज्मिड होता है। देख लो ऑप्शन कौन सा सही है। टीआई प्लाज्मिड करता था, क्या करता था, प्लांट में कर रहा था। रेट्रोवायरस एनिमल में कर रहा था। ऑल प्लाज्मिड नहीं, ऑल प्लाज्मिड नहीं करते। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, अगर आप पढ़े हो तो आराम से इस चैप्टर को सॉल्व कर लोगे। टर्म रिस्ट्रिक्शन, इन द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिफर्स टू, रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि वहां पे कोई भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। तो क्लीविंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए बाय द एंजाइम, पहले तो सारे ऑप्शन पढ़ना शुरू करो। कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन ओनली, प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन इन बैक्टीरिया, कटिंग द ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट इन शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो आपका जो ऑप्शन है वो सेकंड ही सही है। क्यों, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस है, तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करना स्टार्ट करता है। स्पेसिफिक पोजीशन वो हमारी क्या होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वाली। ठीक है, तो कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन ओनली, हमारा ही ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेंट ऑफ ऑब्जर्विंग डीएनए सेपरेटेड बाय एग्रोस जेल। ठीक है, अगर हम डीएनए को एग्रोस जेल से सेपरेट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो यूज कर रहे थे, वो बात तो बिल्कुल सही है कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज कर रहे थे। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बोल रहा है करेक्ट इन द कंटेंट ऑफ ऑब्जर्विंग डीएनए सेपरेटेड बाय एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम जो डीएनए को सेपरेट किए थे उसके बाद हमें क्या मिल रहा था, किसका यूज किया था, पहले ऑप्शन पढ़ो। डीएनए कैन बी सीन विजिबल, विजिबल लाइट में हो रहा था क्या, नहीं, यूवी रेज में हो रहा था ना। दूसरा ऑप्शन क्या रहा है, डीएनए कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग, स्टेनिंग का यूज हम कर रहे थे, किसका स्टेनिंग कर रहे थे, इथिडियम ब्रोमाइड का। इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, नहीं, यूवी रेज में सीन हो रहा था, तो इसलिए गलत है। इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन, ये बात भी सही है। डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट, इसलिए हमारा ऑप्शन फोर्थ क्या है, सही है, क्योंकि इसके दोनों ही पार्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टेन हमने इथिडियम ब्रोमाइड से किया और देखने के लिए यूवी लाइट का यूज किया। In agarose gel electrophoresis, DNA molecules of different length are separated on the basis of, हम जो फ्रेगमेंट्स कट किए थे वो सारे फ्रेगमेंट्स अलग अलग लेंथ के थे, तो वो किस बेसिस पे हम अलग अलग छांट रहे थे, साइज की बेसिस पे, चार्ज की बेसिस पे, चार्ज साइज रेशियो की बेसिस पे, या बोथ 1 and 3 दोनों सही है। तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बेसिस पे छांट रहे थे, साइज की बेसिस पे, तो जितना छोटा था वो उतनी दूर तक जा रहा था।
ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 सही है, साइज ओनली। अब यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, जहां ऐसा वाला ऑप्शन दिखता है ये यही टिक करके आते हैं। तो आप अगर सही से पढ़े रहोगे तो सही ऑप्शन टिक करोगे, और अगर तुक्का मारने चलोगे तब तो गलत करने के चांसेस वैसे भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विथ कैल्शियम क्लोराइड बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट। किस चीज के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड यानी कैल्शियम डाइवैलेंट कैटायन था उसका यूज क्यों कर रहे थे? बाइंडिंग द डीएनए टू द सेल सरफेस, अपटेक द डीएनए थ्रू द मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, अपटेक द डीएनए बाय क्रिएटिंग अ ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, एक्सप्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। हम क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि उनके अंदर पोर्स क्रिएट करना था। तो हमारा क्या है, ऑप्शन 3 ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर टेक्निक। ये नाम आप याद कर लेना, कैरी म्यूलिस है। ठीक है, ये नाम आपका आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आप याद कर लेना कि जो पीसीआर टेक्निक को पहली बार इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन थे? कैरी म्यूलिस। मेथड इन्वॉल्विंग एंट्री ऑफ हाई वेलोसिटी गोल्ड माइक्रोपार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए इनटू द प्लांट सेल। प्लांट सेल में हम क्या यूज कर रहे थे? जीन गन या बायोलिस्टिक गन, जिसकी जो कोटिंग थी वो किसकी की गई थी? टंगस्टन या गोल्ड की। तो देख लो ऑप्शन कहाँ है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन गलत, ट्रांसफेक्शन गलत, बायोलिस्टिक गन ही हमारा क्या है, सही है। मैजिक बुलेट एक्शन ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो वैसे ही गलत हो गया। हमारा ऑप्शन 3 ही क्या है, बिल्कुल सही है। Pure DNA precipitated by addition of chilled ethanol can be removed by the solution। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो जब आप याद रखना, इल्यूजन की एक प्रोसेस थी जहां पे हमने क्या किया था, एग्रोस जेल में से फ्रेगमेंट्स को अलग किया था, उसको हम क्या बोल रहे थे? इल्यूशन। और जब हम चिल्ड इथेनॉल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, उस पूरे के पूरे डीएनए को प्रेसिपिटेट कराते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग। ठीक है, स्पूलिंग या प्रोसेस बाय विच we can precipitate the DNA या purified the DNA in the presence of chilled ethanol। ठीक है, which of the following steps is या are catalyzed by Taq polymerase in PCR। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हम ये पीसीआर टेक्निक पढ़ा रहे थे आपको। क्यों कर रहे थे? टैक पॉलीमरेज का एक्सटेंशन के टाइम कर रहे थे। देख लो, डीनेचुरेशन के लिए कर रहे थे क्या? नहीं। एलिनेशन के लिए कर रहे थे क्या? गलत। एक्सटेंशन के लिए हमने यूज करना था टैक पॉलीमरेज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे गलत करके मत आना। आप मैक्सिमम देखते हो बच्चे यही गड़बड़ी करते हैं, अगर ऑल ऑफ दीज को ऑप्शन दिया है तो वही टिक करके आते हैं। नहीं, आपने पढ़ा है, अभी पढ़ा है कि टैक पॉलीमरेज की हेल्प से हम क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट्स को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंशन का काम होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? ठीक है, डू नॉट होल्ड ट्रू मतलब क्या है? आपको गलत वाला स्टेटमेंट खोजना है। इनकरेक्ट। पढ़ो क्या है, ऑप्शन पढ़ो। इट रिकॉग्नाइज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये सही बात बोल रहा है। इट इज इंडोन्यूक्लियस, ये बात भी सही है। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज से नहीं आइसोलेट किया जाता है, इसको हम प्लाज्मिड से आइसोलेट कराते हैं। ठीक है, तो हमारा बैक्टीरियोफेज वाला ही मतलब गलत हो गया। चौथा वाला भी ऑप्शन पढ़ ही लेते हैं। इट प्रोड्यूस द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एट डिफरेंट मॉलिक्यूल, बात सही है। चाहे 5' से 3' हो, चाहे 3' से 5' हो, दोनों जगह स्टडी जो स्टिकी एंड होंगे वो सेम तरह के होंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 3 गलत है, इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाज क्लोन्ड एट साइट सॉल फर्स्ट इन PBR332, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल एग्जिबिट सस्पेक्टेबल टू। आपको याद रखना है कि यहाँ पे सेल फर्स्ट का जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो होता है टेट्रासाइक्लिन।
ठीक है, सिर्फ यही होता है, इसलिए ये याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। इन द केस ऑफ BMH1 H इज रिप्रेजेंट, आपको बताया थे कल हम नेमिंग करने की प्रोसेस में कि किसी का बड़े नाम को हम छोटे नाम में याद करते हैं, तो उस छोटे नाम में भी बहुत सारे मतलब होते हैं। तो BAM ये क्या बता रहा है, उनकी जीनस है, B फॉर जीनस, A फॉर स्पीसीज, और ये H क्या है, H इनका क्या है, स्ट्रेन। ठीक है, H है इनका स्ट्रेन और फर्स्ट है उनका ऑर्डर, तो H फॉर स्ट्रेन। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट। फंक्शन ऑफ ओरिसाइट इन अ वेक्टर, ओरिसाइट का क्या फंक्शन था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी यहां से क्या होगा, इनिशिएट द इंसर्शन, नहीं, इनिशिएट द रेप्लिकेशन इज द करेक्ट वन। कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन, नहीं, किसी भी प्रोटीन को कोड करने का काम थोड़ी था। इनिशिएट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, नहीं। ओरिसाइट यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज द पर्टिकुलर साइट वेयर रेप्लिकेशन इज बिगिन या इनिशिएट, जहां से हमारी रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है उसी साइट को हम बोलते हैं ओरिसाइट। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल इकोलाई सेल्स कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट, इकोलाई सेल के अंदर किस पर्टिकुलर चीज की रेजिस्टेंस होती थी। तो इकोलाई आपका एक यूजफुल बैक्टीरिया है, अगर रेजिस्टेंस शो करेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो क्लोराम्फेनिकॉल, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इनमें से कोई भी नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। इकोलाई में इसका कोई भी ऐसा आपका या आप कह सकते हो रेजिस्टेंस नहीं होता, रेजिस्टेंस साइट किसी भी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की नहीं होती इकोलाई में। ठीक है, बाकी BMH1 होता, सैम फर्स्ट होता है, ये सारी चीजों में आपके रेजिस्टेंस एंजाइम रो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता अगर इकोलाई का केस है तो। एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स फाइंड इन द यूज ऑफ, एग्रोज का यूज हम कब कर रहे थे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, घबराओ नहीं, आराम से करोगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट है हमारा PCR इज यूजफुल फॉर, किस चीज के लिए PCR टेक्निक यूज की गई है, रिजर्व ट्रांसक्रिप्ट, नहीं, एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज किया गया ना, डाइजेस्ट DNA के लिए भी नहीं, एम्प्लीफाइंग DNA, एम्प्लीफाइंग प्रोटीन एंड सेपरेटिंग DNA, तो सिर्फ हमने DNA की एम्प्लीफिकेशन के लिए इसका यूज करना होता है। ऑप्शन 3(1) इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेथड इन विच रिकॉम्बिनेंट DNA इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। यहीं पे हमारा क्वेश्चन आ गया, किसकी हेल्प से करते हैं हम, इंजेक्शन की हेल्प से। तो जीन गन मेथड, नहीं, गलत है ये, इसको तो प्लांट सेल में करते हैं। बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड दोनों को हम प्लांट सेल में करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन मेथड इज द करेक्ट वन, या इनडायरेक्ट मेथड, वो तो वैसे ही गलत, हमने पढ़ा ही नहीं है। तो हमारा थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट, आप देखते हो किस टाइप के क्वेश्चन बने, तो इंपॉर्टेंट तो था, ठीक है, और हमने बहुत ही आराम से कंप्लीट किया है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए। तो अब आपका इस पर्टिकुलर यूनिट का एक चैप्टर बचता है, जो है क्या, इस बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला चैप्टर। वो चैप्टर इस पर्टिकुलर चैप्टर से थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि आपने यहाँ पे मेन जो चीजें थी वो कवर के लिए वो वाले पार्ट में आपको थोड़ी चीजें याद करनी है, और जो समझना है वो जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम आपको बकायदा समझाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो घबराने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप NCERT सिंपली इस चैप्टर की रीड करो, और कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर पूछो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।